हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जो आज हम चर्चा करने वाले थे और टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। बेटा जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। सुरेंद्र चौधरी अजमेर से गुड इवनिंग बेटा। पूजा जी गुड इवनिंग। रवीना वर्मा गुड इवनिंग बेटा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट मुकेश गुड इवनिंग बेटा। हेमा भाई मीणा गुड इवनिंग। पूजा गुड इवनिंग। तिलोक स्टूडियो कोटा से गुड इवनिंग बेटा। निकिता जी गुड इवनिंग। पायल गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया था? निखिल गुजर जी गुड इवनिंग बेटा। तानसेन लवर सी बता रहे हैं। संजू बेटा 3 बता रहे हैं। स्वामी सावरमल बाकर बेटा वेरी गुड इवनिंग। सुरेंद्र चौधरी अजमेर से खुश रहो बेटा। पायल जी गुड इवनिंग। चलो ताराचंद बता गुरुदेव खुश रहो बेटा। ताराचंद बता रहे हैं 3। तो यहाँ आ रहा है नॉर्थबर्न। ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक खेती। बड़ा पहले आपको बता दूंगा कार्बनिक खेती होती क्या है। कार्बनिक खेती कह सकते हैं इसे। इसे हम कह सकते हैं ऋषि कृषि। इसे कह सकते हैं परमाकल्चर। इसे कहा जाता है जीरो बजट। नेचुरल फार्मिंग। इसे कह सकते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये बड़ा ऐसे नाम है, सामान्य नाम ऋषि कृषि कार्बनिक खेती। इसे कह सकते हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या कह सकते हैं इसको? टिकाऊ खेती। इसे कहा जाता है टिकाऊ खेती या टिकाऊ कृषि। इसे बहुत सारा नाम। पहले बात करते हैं गुरुजी 2021 में भी आया था। अच्छा 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रामीण की हवार्ड ने। और चलो कुछ कह रहे हैं बच्चे। चलो मैं बता दूं कार्बनिक खेती का मतलब है ऐसी कोई कृषि जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रसायनों जैसे हम अभी कर रहे हैं जो आधुनिक खेती है, आधुनिक खेती में हम ज्यादा कर रहे हैं उर्वरकों का प्रयोग। किसका प्रयोग कर रहे हैं? उर्वरकों का। इस आधुनिक खेती से हम जाना चाहें कार्बनिक खेती की तरफ। कार्बनिक खेती अगर आज मान लो हमें ये लगे कि कार्बनिक खेती करनी है तो कम से कम अपने कितने साल लगेंगे बेटा? 3 वर्ष। आधुनिक खेती को कार्बनिक खेती में या रसायनों के कुप्रभाव या दुष्प्रभाव थे उनको नष्ट करने में कम से कम कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे। तो 3 वर्ष का समय लगता है। कार्बनिक खेती का मतलब रसायनों का प्रयोग नहीं करना। और सबसे पहले ये काम शब्द दिया था, ये किसने दिया था? नाथ बोर ने। किसने दिया था? नाथ बोर ने। दिखे ही को नहीं बेटा? दिख तो रहा है। कौन सा पीला रंग वाला नहीं दिख रहा क्या? चलो चेंज कर देते हैं। जय ज्वाला सोनू कुमावत का जय ज्वाला माता तानसेन लवर चश्मा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है। जैविक खेती में जीवांश खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का, शाकनाशी का या कीटनाशी का? जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? बड़ा साफ नहीं दिख रहा है। बड़ा साफ दिख तो रहा है। ये पीपीटी का कलर चेंज करवा दें। पीपीटी का कलर चेंज करवा दें। टेक्निकल टीम सुन रही हो तो प्लीज यहां जल्दी से आए बेटा। टेक्निकल टीम जल्दी से आए स्टूडियो में जहां भी है। बेटा दिख रहा है। 2 मिनट लगेंगे पीपीटी चेंज होने में, तब तक थोड़ा सा वेट करें।
का समय लगेगा चेंज होने में, 2 मिनट में बेटा चेंज हो जाएगा कलर, पीपीटी भी चेंज हो जाएगी। देसी छोरा 563, राधे राधे बेटा। आदित्य कुमार जी गुड इवनिंग। निखिल गुजर सर दिख रहा, चलो बेटा दिख रही, वॉइस भी नहीं आ रही, वॉइस आ गई बेटा, दरअसल मशीन बंद थी, वॉइस कहाँ से आएगी, वॉइस भी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड, तब तो बेटा आपको बताता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे हम रसायनों का प्रयोग नहीं करता। तो गुरुजी रसायनों का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? अब 1947 की बात करते हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय क्या समस्या थी, अपने पास खाद्यान्न की समस्या थी। आपने सुना होगा हरित क्रांति आई 66-67 में। उस समय क्या था, उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा था 66 से लेकर। अब जो कार्बनिक खेती का दौर था वो था, पहले भारत में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कार्बनिक खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई थी यूरोप में 1930 में, यूरोप में स्टार्ट हुई थी 1930 में। राकेश शर्मा जी गुड इवनिंग बेटा। सुरेंद्र चौधरी भाई ताराचंद नंबर सेंड करना तुम्हारे, सुरेंद्र चौधरी अजमेर को ताराचंद नंबर दे देना बेटा। सोनू कुमावत गुड, हाँ बेटा, जो हाँ एक बार बता दो बेटा, जो हरित क्रांति आई थी वो लेके आए थे एन.ई. बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एन.ई. बोरलॉग को, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और ये हरित क्रांति जो शब्द था, हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गोड ने। हरित क्रांति का आगमन हुआ था बोने गेहूं की वजह से, इसका मुख्यतः फोकस था गेहूं और धान की फसल पर, और जो इसका आगमन हुआ था वो हुआ था 66-67 में। हरित क्रांति की समस्या की बात करते हैं, खाद्यान्न की समस्या थी। अब क्या है, हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या नहीं है, खाद्यान्न की समस्या से छुटकारा मिल गया। अब समस्या क्या है, ऑर्गेनिक की ओर। आपने एक नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नारा है, प्रकृति की ओर लौटो। पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नारा है, पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहा गया है प्रकृति की ओर लौटो। मतलब उर्वरक की तरफ, उत्पादन की तरफ मत देखो, प्रकृति की तरफ भी देखो कि यहाँ प्रकृति को या उसको नुकसान तो नहीं हो रहा है। हाँ, प्रकृति की ओर लौटो। गुड इवनिंग बेटा विजय जी गुड इवनिंग। प्रकृति की ओर लौटो। अगर यही बात करें ऋषि पाराशर की, ऋषि पाराशर ने सर्वप्रथम कहा था जंतुनाम जीवनाम कृषि। ऋषि पाराशर ने कहा था जंतुनाम जीवनाम कृषि। मतलब क्या था इसका, कृषि का मतलब ही क्या है, या कृषि जिस पर आधारित है वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। या भारत में जो कृषि या विश्व में कहीं भी कृषि होती है तो कृषि का जो मूल आधार है वो क्या है, सूक्ष्म जीव। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, मैंने आपको कई बार बताया भी है, NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। बताएं कहां स्थित है ये, NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहां है बेटा, मऊ उत्तर प्रदेश में। कहां है, मऊ उत्तर प्रदेश में। चलो बेटा, अपने पर्सन स्टार्ट हो गए हैं, अपनी पीपीटी जो चेंज होने वाली थी हो गई है। यूपी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मऊ उत्तर प्रदेश। सर बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, बाजरा का उत्पादन राजस्थान में बेटा, बाजरा का उत्पादन होता है बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा बाड़मेर में होता है बेटा। चलो सी, सभी बच्चों के जवाब आ गए हैं। सी पहला प्रश्न था, ये हो गया। देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया था, नाथ बोर्ड ने। पहला प्रश्न था उसका जवाब था सी, नाथ बोर्ड ने। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो है जैविक खेती में उपयोग लिया जाता है, जैविक खेती में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। देखें पहला ऑप्शन अपना जीवांश खाद,
रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी और कीटनाशी, जल्दी से बता दें किसका उपयोग किया जाता है। जीवांश खाद, रासायनिक खाद, शाकनाशी या कीटनाशी। सुरेंद्र चौधरी अजमेर से बता रहे हैं बेटा ए, ताराचंद एक बता रहे हैं, पूजा बेटा एक बता रहे हैं, सोनू कुमावत एक बता रहे हैं, प्रिया, सुरेंद्र, निखिल गुजर, तानसेन पायल गुड इवनिंग है, मॉर्निंग नहीं। तानसेन लवर जी कह रहे हैं गुड इवनिंग, हाँ बेटा गुड इवनिंग। चलो समरमल भाकर जी एक बता रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा। विजयपाल जी एक बता रहे हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा जीवांश खाद। बेटा मैं आपको बता दूं जीवांश खाद किसे कहते हैं। जीवांश खाद का मतलब होता है जीवों का अवशेष, या हम कह सकते हैं जीवों के अंश से, ऐसा कोई जीवों का अंश जिससे मृदा में मिलाने पर उर्वरता में वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे हम, जीवांश खाद कहेंगे। बेटा ये जीवांश खाद या कार्बनिक खाद दो प्रकार की होती है, स्थूल हो सकती है और सांद्रित भी हो सकती है। स्थूल हो सकती है और सांद्रित। स्थूल कहेंगे जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, अधिक होगा, और प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्व क्या होंगे, कम होंगे, उसे तो क्या कहेंगे, स्थूल कहेंगे। और जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट पोषक तत्व क्या होंगे, अधिक होंगे, और कार्बनिक मटेरियल क्या होगा, कम होगा, उसे क्या कहेंगे, सांद्रित। आगे हम उदाहरणों की बात करने वाले। गुरुजी सीईटी का एग्जाम में, हाँ सीईटी के एग्जाम जो हुआ उसमें एग्रीकल्चर काफी क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में एक दो दिन में आपको कल या परसों में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाते हैं मैं इनके क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा बेटा। सीईटी के जो भी एग्रीकल्चर की, सीईटी में आए हुए एग्रीकल्चर के जो भी क्वेश्चन है आपको पूरे सॉल्व करवाए जाएंगे। चलो अपना प्रश्न है, गोबर की खाद में कितने परसेंट नाइट्रोजन। गोबर की खाद का मतलब था बेटा FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। FYM में नाइट्रोजन कितनी होती है, जल्दी से बताएं। सोनम वर्मा बेटा गुड इवनिंग। हेमा भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी बच्चों का जवाब। फिर तो केस क्लियर, ओके। कुछ बच्चे बता रहे हैं एक, कुछ बता रहे हैं 0.5। महेंद्र जाट जी एक बता रहे हैं। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा बेटा 0.5। यहाँ मैं आपको बता दूं अगर नाइट्रोजन की बात होती है तो 0.5%, अगर फास्फोरस की बात होती है तो 0.25%, और पोटेशियम की बात होती है तो 0.5%। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है या उपस्थित होता है। अगर यही बात बेटा भारतीय मृदाओं की जाए, बताएं भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना होगा। गोबरी खाद की बात छोड़ते हैं, निकेश गुजर जी गुड इवनिंग बेटा। भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितना होगा। जल्दी से बता दें भारतीय मृदाओं में ये सब कितना होगा। पॉइंट 5 सोनम वर्मा जी बिल्कुल बेटा FYM के लिए बिल्कुल सही आपका। सोनम वर्मा जी FYM के लिए बिल्कुल सही बेटा आपका। बताएं भारतीय मृदाओं में, ताराचंद ने बताया फास्फोरस बताया है 0.03 से 0.3%, बिल्कुल सही बेटा। फास्फोरस पाया जाता है 0.03 से 0.3%। डीके लोधी जी राम राम बेटा, डीके लोधी जी को राम राम। बाकी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा। जीतू राजपूत जी बता रहे हैं बिल्कुल बेटा, जीतू राजपूत जी FYM के लिए आपका बिल्कुल जवाब सही है। मैं बताता हूं बेटा आपको, अगर ये बात की जाए नाइट्रोजन के लिए भारतीय मृदाओं, तो भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन होती है 0.2 से लेकर 0.3%। भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन होती है 0.2 से 0.3%। यही बात फास्फोरस की हो तो फास्फोरस होती है 0.03 से 0.3%। अगर पोटेशियम की बात होती है तो पोटेशियम होती है 0.4 से 0.5%। ये भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाई जाती है। चलो ओके बेटा। जीतू राजपूत जी राम राम बेटा, जीतू राजपूत जी राम राम। नहीं पता देख लेना बेटा, भारतीय मृदाओं की कंडीशन ये रहेगी और जो गोबरी खाद FYM उसकी कंडीशन ये रहेगी। आगे और भी क्वेश्चन आने वाले और देखेंगे बेटा। देखो हरी खाद के लिए ढेंचा सस्पेन या रोस्टाटा, की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। ढेंचा की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है,
शिवम जी का जवाब आया है बी। बेटा यहां देख लेना, पहला दिया हुआ है हरी खाद। हरी खाद के लिए ढेंचा की बीज दर कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर चौथा है अपना। सोनू कुमावत बेटा एक बता रहे हैं, महेंद्र जाट बेटा बी बता रहे हैं, प्रिया कुमावत एक बता रहे हैं, सावरमल भाकर बेटा 2 बता रहे हैं, विजय बेटा 1 बता रहे हैं, सोनू कुमावत 1 बता रहे हैं, हेमाबाई मीणा बेटा 1 बता रहे हैं, पायल 1 बता रहे हैं, हेमाबाई मीणा पायल से भी बच्चे बता रहे हैं लगभग 1, धन बिहारी पांडे जी 2 बता रहे हैं, देसी छोरा बेटा बी बता रहा है। मैं बेटा आपको बता दूं, अगर यही बात होती है हरी खाद के लिए ढेंचा की बीज दर, तो हरी खाद के लिए ढेंचा की बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम। कितनी रखी जाती है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हरी खाद के लिए ढेंचा की बीज दर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना, जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? अगर मृदा में जीवांश खाद डाली जाती है तो कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? तानसेन लॉर्स बेटा आपका कमेंट यही है, कहीं नहीं गया, बता दें कौन सा ही होगा। क्या जैविक, रासायनिक या भौतिक? सबसे पहले जो है सीड रेट याद, अच्छा सीएम जी कह रहे सीड रेट याद नहीं होती बेटा, सीड रेट रेगुलर ट्राई करते रहे बेटा, हो जाएगी। पायल बेटा 4 बता रहे हैं, संजू चौधरी बेटा 4 बता रहे हैं, हेमा भाई मीणा 4 बता रहे हैं, तानसेन लवर 4 बता रहे हैं, सोनू कुमावत, ताराचंद, सावरमल बाकर जी, सोनम वर्मा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ओके बेटा, तो यहां जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मैं बता दूं बेटा आपको, जैविक, भौतिक और रासायनिक, इस मृदा की तीनों स्थितियों का जो योग होता है उसे कहते हैं उर्वरता। उसे क्या कहा जाता है? मृदा उर्वरता। और जब जीवांश खाद डालते हैं तो उर्वरता बढ़ती है, जैविक स्थिति बढ़ती है, भौतिक दशा भी सुधरती है और रासायनिक दशा भी सुधार होता है। मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, भूमि की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और रासायनिक तत्वों में प्रभावी सुधार होगा। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला जो अपना प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी है? अगर बेटा आपको यहां सीधा सा मैं बता दूं, अगर ये पूछा जाता है भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी है, भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी है, तो नाम आएगा बेटा जिंक का। अगर भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्व की कमी, तो बताएं कौन से मुख्य तत्व की कमी होती है? भारतीय मृदाओं में कौन से मुख्य पोषक तत्व की कमी होती है? सभी का जवाब 47% है, बिल्कुल ओके बेटा। 47% के लिए जवाब सभी का ओके है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 47% बिल्कुल सही है, 47% सही है। सोनू कुमावत, शिवम कुमार जी नाइट्रोजन, शिवम कुमार जी ने कहा है नाइट्रोजन, तो ध्यान रखने बेटा, अगर मुख्य पोषक तत्वों की कमी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी होती है। सरिता चौधरी गुड इवनिंग। अगर सूक्ष्म तत्वों की बात होती है तो किसकी कमी होती है? जिंक की कमी होती है। यहां तक ओके, चलो। और भारतीय मृदाओं में लगभग 47% मृदाएं ऐसी है जिनमें जिंक की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उत्पादित करते हैं? बहुत इजी प्रश्न है। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला और एजोस्पाइरलम, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा? संजू बेटा 1 बता रहे हैं, सोनू कुमावत 1 बता रहे हैं, ताराचंद 1 बता रहे हैं, कुसुम लता महावर बेटा बी बता रहे हैं, सोनू, पूजा, मोनिका वर्मा, हेमाबाई, पायल, सुर स्वराज क्या है ये 1 बता रहे हैं बेटा, सावरमल जी 1 बता रहे हैं, शिवम जी 1 बता रहे हैं, मोनिका, सरिता चौधरी, कुसुम लता, विजयपाल, सभी बच्चे बता रहे हैं 1। तो यहाँ कौन सा होगा? राइजोबियम, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जितने भी दलहनी फसलें होते हैं उनको किससे उत्पादित करता है? राइजोबियम कल्चर से उत्पादित किया जाता है। अब बता दो बेटा आपको, राइजोबियम से उत्पादित करने के लिए हमें तो क्या लेना चाहिए? पहले तो पानी लेते हैं, कितना? 1 लीटर। इस 1 लीटर पानी को गर्म करके, गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसमें मिलाया जाता है 250 ग्राम गुड़। ध्यान रखना, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी गर्म करते हैं, उसमें 250 ग्राम गुड़ मिलाया जाता है। इस गुड़ मिलाने के बाद
इसमें 3 पैकेट राइजोबियम कल्चर, जो भी फसल के लिए सुटेबल हो, जैसे राइजोबियम मिलियोटाई है, फ्रेडी है, बहुत सारे हैं। तो कितना है 3 पैकेट का मतलब कितना हो गया 600 ग्राम। 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिलाते हैं। उसके बाद इसमें 1 किलोग्राम बीज, उसके बाद 1 किलोग्राम बीज मिलाया जाता है और अच्छी तरह से मिलाया जाता है जब तक कि पूरे बीज पर, जो बीज होता है अपना, इस पूरे बीज पर जब तक आवरण नहीं आ जाता, राइजोबियम कल्चर का पूरा आवरण नहीं आता, तब तक उसको मिलाया जाता है। इसे कहते हैं राइजोबियम बीज उपचार। तो आंसर बिल्कुल 600 ग्राम सही बता रहे हैं। हाँ, आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें आएगा बेटा किसके लिए कौन सा काम में लेते हैं, आगे सब बताऊंगा मैं। तो यहां जो सही ऑप्शन होगा राइजोबियम। अगला देखें, एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? एजोला कौन सी फसल के लिए उपयोग की जाती है? सभी बच्चे जल्दी से जवाब दें। एजोला कौन सी फसल के लिए उपयोग की जाती है? विजयपाल जी बता रहे हैं डी। सर मैंने आपके चैनल दिया है अनिल कुमार डांसर, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बेटा, आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। वीडियो को देखें, आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप नोटिस करें। कुसुम लता जी बता रहे हैं डी। तानसेन लौर बेटा डी बता रहे हैं। कुसुम लता, सोनू कुमार डी बता रहे हैं, मोनिका डी बता रहे हैं, जीतू राजपूत जी, हेमाबाई मीणा, सही बच्चे बता रहे हैं डी। तो यहां सही ऑप्शन होगा कौन सा? धान। अब बेटा आप ये बता दें, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में या 1 हेक्टेयर धान की फसल में कितना एजोला यूज किया जाता है? एजोला की मात्रा कितनी काम में लेते हैं? 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान के खेत में एजोला की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? ये तो मैं आपको बता दूं, बुआई के 7 दिन बाद काम में लेते हैं। बुआई के 7 दिन बाद काम में लेते हैं एजोला। कितना काम में लेते हैं? पायल जाट 5 किलोग्राम। बेटा 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर में, 10,000 वर्ग मीटर में 5 किलोग्राम से क्या होगा? 30 से 40 किलोग्राम। बेटा आप एजोला की मात्रा को बढ़ा रहे हो, फसल में नाइट्रोजन देने की कोशिश कर रहे हो। एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मैं बता दूं बेटा आपको, 1 हेक्टेयर में बुआई के 7 दिन बाद 1 टन 10 क्विंटल एजोला की आवश्यकता होती है। कितने क्विंटल? 10 क्विंटल एजोला की आवश्यकता होती है। हम तो उसकी मात्रा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाती है वो, लेकिन आवश्यकता कितनी होती है? 1 टन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। हम क्या थोड़ा डालते हैं, फिर उसको वृद्धि करती है, उस वृद्धि के हिसाब से देखते हैं, लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 1 टन, 1 टन 10 क्विंटल रिक्वायरमेंट होती है। 1000 किलो, बिल्कुल सही बता, जीतू राजपूत जी सही बता बेटा। हाँ, इसी से काम चलता है बेटा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा सबसे पहले किसने दी थी? बायोडायनेमिक खेती, खेती वही है, उसको बायोडायनेमिक खेती का नाम किसने दिया था? वही कृषि है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसे बायोडायनेमिक खेती किसने कहा था? रोडेल्फ फैमिली ने कहा था, रुडोल्फ स्टेनर ने कहा था, हंस मूलर ने कहा था, एलेडियम वेल्फोर्ड ने कहा था। पायल बेटा 2 बता रहे हैं। ताराचंद कह रहा है इतना तो गेहूं को बेटा धान में दिया जाता है, ये गेहूं में उपयोग ही नहीं करते एजोला का। चलो सभी बच्चे बता रहे हैं बी। तो यहां कौन सा होगा? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, डी ऑप्शन। ये सबसे पहले बायोडायनेमिक खेती का प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? रुडोल्फ स्टेनर ने स्टार्ट किया था। यहां बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना चंद्र दक्षिणायन, जो चंद्रमा है दक्षिण में होता है, चंद्रमा दक्षिण में होगा। हाँ, चावल में क्या होता है? कौन सी फसलों की गुणवत्ता में, जब चंद्रमा दक्षिण में होता है तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी? क्या फूलों में वृद्धि होगी, चारे वाले फसलों में, अनाज में या कंदों में? चंद्रमा दक्षिण में होगा तो कौन सी फसलों की गुणवत्ता वृद्धि होगी? संजू बेटा 4 बता रहे हैं, पायल बेटा 4 बता रहे हैं, पायल जाट बेटा 3 बता रहे हैं, अनाज वाली फसलें। सावरमल भाकर बेटा 4 बता रहे हैं, हेमाबाई मीना सी बता रहे हैं, विजयपाल बेटा 1 बता रहे हैं फूलों में, सुरेंद्र चौधरी 3 बता रहे हैं, सोनू कुमार 4 बता रहे हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर यही बात होती है चंद्रमा जब दक्षिण में होता है, दक्षिण में होगा तो
कंद वाली फसलों की। किसकी गुणवत्ता बढ़ेगी? कंद वाली फसलों की। आलू, शकरकंद, इनमें वृद्धि होती है, गुणों में वृद्धि होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एग्रीकल्चर मुकेश बता, नो आइडिया बेटा। ध्यान रखना, जब भी चंद्रमा दक्षिण में होता है तो किसमें? कंद वाली फसलों में, कंद वाली फसलों में गुणवत्ता में वृद्धि होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो अपना प्रश्न है वो है जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट। इनमें से कौन सा परभक्षी कीट है? क्राइसोपिडस है, ट्राइकोडर्मा ग्रामा है, ट्राइकोडर्मा है, या एनपीवी न्यूक्लियोपोलीवायरस है। यहां पूछा है परभक्षी कीट कौन सा है, परभक्षी कीट कौन सा है, जल्दी से बता दे। ऋतु सिहाग बेटा एक बता रहे हैं, बेटा ट्राइकोग्रामा, ये देखें एक बार, देख के जवाब। शिवम जी एक बार देखे बेटा, परभक्षी कीट, कीट पूछा है बेटा, कीट। मिस्टर राठौड़ खुश रहो बेटा। सरिता चौधरी बेटा एक बता रहे हैं, जीतू राजपूत बेटा भी बता रहे हैं, कुसुम लता बेटा भी एक बता रहे हैं, सोनू कुमार दो बता रहे हैं, पायल बेटा एक बता रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं ट्राइकोग्रामा बता रहे हैं। बेटा मित्र कीट, परभक्षी कीट पता है किसे कहते हैं? क्राइसोपिडस को कहते हैं। कौन सा होगा? ये परजीवी होते हैं, परजीवी। आप ए आएगा बेटा, कौन सा आएगा? क्राइसोपिडस, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये ट्राइकोडर्मा कवक, कवक होते हैं बेटा, ये पहला ऑप्शन सही रहेगा बेटा। ऋतु सिहाग जी एक बिल्कुल सही है, मिस्टर राठौड़ बेटा एक बता रहे हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा क्राइसोपिडस। ये दोनों कवक हैं, ये वायरस है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है एपिकोर्निया का उपयोग कौन सी फसल के लिए किया जाता है? एपिकोर्निया का प्रयोग या उपयोग कौन सी फसल के लिए किया जाता है? गेहूं, मक्का, धान या गन्ना? एपिकोर्निया, तानसेन लवर बेटा, इंसान को अपनी हद और सर्दियों में कपड़ों से बाहर नहीं आना चाहिए वरना सर्दी लग जाती है। तानसेन लवर सुन लेना बेटा। तो यहां जो सही होगा वो कौन सा होगा? गन्ना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एपिकोर्निया का उपयोग किसमें किया जाता है? गन्ने में किया जाता है। एपिकोर्निया गन्ने में, जे उर्वरक है ये। सोनू कुमार बेटा चार बिल्कुल सही, शिवम जी चार सही है, सोनम वर्मा बेटा बिल्कुल सही आपका, महेंद्र जाट चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन पता है बेटा कहां आयोजित किया? नई दिल्ली में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, या वाशिंगटन में हुआ था? सभी बच्चे बता रहे हैं चार, वॉशिंगटन, कुछ बच्चे बता रहे हैं दो, डी, सीएम जी बता रहे हैं बी। बेटा मैं आपको बता दूं स्टॉकहोम 1972 1972 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 1972। फिर बता दूं आपको, बता रियो डी जेनेरियो इसमें हुआ था 1992 में। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972, दूसरा हुआ था रियो डी जेनेरियो 1992 में। जीतू राजपूत जी सी बिल्कुल सही है बेटा, महेंद्र जाट का 3 सही है, सावनमल भागकर कोई नहीं बेटा हो जाता है, कुसुम बेटा सी आपका सही है। तो ध्यान रखना आप, जो स्टॉकहोम में हुआ था वो 1972 में हुआ था और रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। अगली बात है निम्नलिखित में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा टिकाऊ खेती के संबंध में बिल्कुल सही होगा? टिकाऊ खेती के लिए कौन सा संबंध ये उत्तर होगा जो सही होगा? जल्दी से बताएं बेटा। ऋतु सिहाग बेटा सी बता रहे हैं आधुनिक आनुवांशिकी विविधता। सर ये ताराचंद नंबर सेंड नहीं कर रहा है, तू बेटा ताराचंद नहीं कर रहा, तू अपने लिख दे, वो कॉल कर देगा तेरे को। ताराचंद नंबर नहीं दे रहा है, तू अपने लिख दे, तेरे को कॉल आ जाएगा उसका। महेंद्र जाट 3 बता रहे हैं, सभी बच्चे लगभग बता रहे हैं 3। बड़ा टिकाऊ खेती के लिए निर्धारित किया गया महत्वपूर्ण है, क्या है? टिकाऊ खेती का मतलब है पर्यावरण है। टिकाऊ खेती का मतलब होता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए मृदा सुरक्षित रहे, वातावरण सुरक्षित रहिए।
पहला ऑप्शन सही रहेगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए मृदा और वातावरण सुरक्षित रहे। सूचना प्रबंधन का क्या करोगे, आनुवांशिक विविधता का क्या करोगे, ऊर्जा प्रबंधन का क्या करोगे, पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। इसे कहा जाता है टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मृदा को सुरक्षित रहे, लंबे समय तक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, उसे कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उर्वरता में कमी नहीं हो। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण। अगला है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग कब किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग कब किया गया था, जल्दी से बताएं, किसने किया था, ये आपको पता है, प्रयोग हुआ कब था। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग 1924 में। पायल बेटा बता रहे हैं डी, कुसुम बता रहे हैं बी 1929, तानसेन लवर एक बता रहे हैं, नेहा प्रजापत 24 बता रहे हैं बेटा। जो बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द सबसे पहले जो आया था वो आया था 1940 में। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले आया था 1940 में। चौथा ऑप्शन सोनू कुमावत का सही है बेटा, पायल बेटा का बिल्कुल सही था 1940। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द आया था वो आया था 1940 में। डी के लोधी जी का जवाब बिल्कुल सही है बेटा। अब देखिए बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लॉर्ड वाल्डन नाथबोरन 1940 में अपनी पुस्तक में किया। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग आया था, शब्द दिया था, किसने दिया था, लॉर्ड वाल्डन नाथबोरन ने अपनी पुस्तक में दिया था। यहां पुस्तक का नाम पूछा है, 1940 में दिया था, ये बात लिख दी है। पायल बता रहे हैं बी, लुक टू द लैंड। ओके, सभी बच्चे बता रहे हैं बी। संजू चौधरी बेटा बी बता रहे हैं, पायल बेटा बी बता रहे हैं, तानसेन लवर भी बता रहे हैं, कुसुम लता मीरवाराम मेवाड़ा से बता रहे हैं बी बेटा, नेहा प्रजापत भी बता रहे हैं, विजयपाल जी भी बता रहे हैं। धर्मराज जाट का मैसेज नहीं आया, धनराज जाट दोनों नहीं है, धनराज दोनों गायब हैं। नेहा प्रजापत भी बता रहे हैं, सोनू कुमार 2 बता रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं 2। तो कौन सी होगी, लुक टू दी लैंड, प्रकृति को देखो या भूमि को देखो। ये किताब किसने लिखी थी, लॉर्ड वाल्डन नाथबोरन ने लिखी थी 1940 में। इस किताब में सबसे पहले जिक्र हुआ था एक शब्द का, कौन सा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द कब आया था, 1940 में। कब आया था, 1940 में। बेटा यहाँ एक फेमस किताब का नाम लिखा हुआ है साइलेंट स्प्रिंग, किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। बता दो बेटा, इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में। साइलेंट स्प्रिंग जो किताब, इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में। ये 1963 में फेमस हो गई थी किताब साइलेंट स्प्रिंग। बता दें साइलेंट स्प्रिंग का लेखक, राइटर कौन है, साइलेंट स्प्रिंग किताब किसने लिखी थी। इस साइलेंट स्प्रिंग किताब में सबसे पहले जिक्र हुआ था रसायनों के दुष्प्रभाव का। साइलेंट स्प्रिंग ऐसी किताब है जिसमें रसायनों का सर्वप्रथम दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया था। पायल बता रहे रिचर्ड कार्सन, शिवम जी बता रहे हैं रिचर्ड कार्सन बिल्कुल सही बता रहे बेटा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया। हाँ बेटा, हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में 2021, 18, 15 जो भी कुछ आया हुआ बेटा, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इस चैनल पे जुड़े हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा आपको। साइलेंट स्प्रिंग किसने दिया था, रिचर्ड कार्सन ने। साइलेंट स्प्रिंग किताब लिखी थी 1962 में रिचर्ड कार्सन ने। 63 में ये फेमस हो गई थी, कुछ किताबों में 63 में लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखी गई थी 1962 में। और इसमें सबसे पहले रसायनों के दुष्प्रभावों का अध्ययन किया गया था, इसके बारे में लिखा गया था। बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द वो लिखा गया था लुक टू दी लैंड में। एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने कुछ दिया क्या, तो यहां जो सही होगा बेटा वो होगा लुक टू दी लैंड। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न आ गया, देख ले। साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से सुप्रवीण, थैंक यू सर। राजेंद्र जी सर को धन्यवाद। किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर, हेलो गुड इवनिंग। नीरज मीणा जी गुड इवनिंग बेटा। नीरज मीणा जी को गुड इवनिंग। बताएं यहाँ कौन सा होगा। नेहा प्रजापति, जय श्री श्याम बेटा, यहाँ कौन सा होगा,
आर कार्सन, रिचर्ड कार्सन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहां फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये लिखी गई थी 1962 में। अगला जो अपना प्रश्न है वो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, रोम इटली में है, वाशिंगटन में है या मनीला स्विट्जरलैंड में है? जल्दी से बताएं। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जवाब आया है शिवम जी बी बता रहे हैं, मिस्टर राठौड़ बेटा बी सी बता रहे हैं, संजू बेटा 2 बता रहे हैं, हेमा भाई मीणा बेटा 3 बता रहे हैं, कुसुमलता बेटा डी बता रहे हैं, संजू 2 बता रहे हैं, भरतलाल डामोर जी डी बता रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी अजमेर से 3 बता रहे हैं। तो बेटा आपको बता दूं इसका कहां है? रोम इटली में। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन कहां स्थित है? रोम इटली में इसका मुख्यालय। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली। सेकंड ऑप्शन सही होगा बेटा इसके लिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, लिख दिया विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम ने किस वर्ष को, मैं बता दूं आपको बेटा, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है रोम इटली में है। किसने कहा था मृदा स्वास्थ्य वर्ष? किसने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था? कब किया गया था ये बताया बेटा। मृदा स्वास्थ्य वर्ष कब घोषित किया था? जल्दी से बता दे सभी बच्चे। बता रहे डी 2016, सी ऑप्शन 2014, 2010 या 2008। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली ने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था 2014 में। मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था 2014 में। कुसुमलता बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा, पायल जाट का जवाब सही है, सोनू कुमार सही बता रहे हैं, महेंद्र जाट बिल्कुल सही बताया 2014। अब बेटा यहां तो बता देते बात, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। अगर यही बात बेटा मृदा वर्ष की होती है तो मृदा वर्ष कब घोषित किया गया था? मृदा वर्ष जल्दी से बता दें, मृदा वर्ष, मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? 2015। शिवम जी का जवाब आया है 2015। बिल्कुल बेटा, मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 में। और जो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है रोम में, उसने मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था 2014 में घोषित किया था। यहां जो सही जवाब होगा 2014, और सिर्फ मृदा वर्ष पूछा जाए तो कौन सा होगा? 2015। अगला जो अपना प्रश्न है वो बेटा प्रश्न देखिए, गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमने सामान्य बात कर ली थी, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो क्या उत्तर होगा? देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना कितना होगा? सभी को बेटा एक बार ध्यान से देख के उसके बाद उत्तर देना। पायल बेटा 3 बता रहे हैं, संजू बेटा 3 बता रहे हैं, मिस्टर राठौड़ 3 बता रहे हैं, पायल डी बता रहे हैं, पायल जाट डी बता रहे हैं, हिमेश जयपाल जी बेटा 3 बता रहे हैं, तानसेन लवर 3 बता रहे हैं, सांवरमल भाकर जी बेटा 3 बता रहे हैं, नीरज मीणा 3 बता रहे हैं, सही बच्चे लगभग बता रहे हैं 3। तो देखो बेटा यहां दिया हुआ है नाइट्रोजन 0.5 से 1%, फास्फोरस 0.25 और पोटेशियम दिया हुआ है 0.5%। फिर देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 0.3 से 0.7, तो हो सकता है 0.5 मिड हो तो सही मान सकते हैं, फिर 0.5 ये भी सही है, तो 0.3 से 0.5 ये भी सही है, लेकिन जो यहाँ करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। इसमें दोनों ही कम दे रखे हैं तो ये तो बैठेगा नहीं। कौन सा सही होगा? 0.5 से 1, 0.25 और 0.5%। 1 और 4 आधे 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 नहीं होता बेटा। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कार्बनिक खादों, जीवांश खादों या कार्बनिक का मृदा पर प्रभाव कितने वर्षों तक होता है? कार्बनिक खादों का मृदा पर कितने सालों तक प्रभाव रहता है, या कितने साल बाद दोबारा कार्बनिक खादों या जीवांश खादों की आवश्यकता होती है? जल्दी से बता दें। सभी बच्चे बता रहे हैं 3। यहां जो सही जवाब होगा वो होगा बेटा बी, 2 से 3 वर्ष। कौन सा होगा? 2 से 3, 4 वर्ष नहीं हो सकता।
कितने वर्ष होगा? 2 से 3 वर्ष। अब बेटा आपने पढ़ा 3 वर्ष बाद या हर 3 वर्ष में या 3 वर्ष बाद किसका उपयोग करते हैं? कार्बनिक खाद या FYM का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सा होगा? 2 से 3 वर्ष। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बेटा आपका। यहाँ जो सही होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। नीरज मीणा बिल्कुल सही है बेटा आपका। नेहा प्रजापत का जवाब सही है। पायल बेटा बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूजा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। रितु सिहाग बेटा, चलो सभी बच्चों का जवाब यहाँ सही था। अगला जो अपना प्रश्न है वो है भारत की प्रतिशत मृदाओं में मैग्नीज की कमी है। पहले उन्होंने जिंक के लिए पूछा था, जिंक की थी बेटा 47% मृदाओं में। यहां पूछ लिया मैग्नीज की कमी कितने % मृदाओं में है? जवाब दें, मैग्नीज की कमी कितने % मृदाओं में है? सभी बच्चे बता रहे हैं 2। बेटा मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, भारत में 47% मृदाओं में जिंक की कमी है, 11.5% मृदाओं में आयरन की कमी है, 4.8 में कॉपर की कमी है और 4% में आप बता दें किसकी कमी है? 47% मृदाओं में जिंक की कमी है, 11.5 लगभग 10.5-11% में किसकी है? आयरन की कमी है, 5% मृदाओं में कॉपर की कमी है और जो रिमेनिंग बच गया है वो किसके लिए होगा? वो होगा मैग्नीज के लिए, Mn। तो यहां ऑप्शन कौन सा होगा? 4th। 4% मृदाओं में किसकी कमी है? मैग्नीज की। लिख लेना बेटा, 47 में जिंक, 11.5 में आयरन, 4.8 में कॉपर और 4% में मैग्नीज। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाबूलाल गुज्जर जी बूंदी से बिल्कुल सही है बेटा आपका। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जीतू राजपूत जी, कुसुमलता, हेमा भाई मीणा बिल्कुल सही है बेटा सबका। अगला है अपना निम्न में से जैव उर्वरक है। ये 4 दिए हुए चारों में से कौन सा जैव उर्वरक है? राइजोबियम है, बीजी है, पीएसबी है या सभी हैं? इसे कहते हैं नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल। पीएसबी का हो सकता है फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। अब बता दें कौन सा सही होगा। सोनू कुमार बेटा चाहता, तानसेन लवर डी बता रहे हैं, हिमेश जयपाल बेटा डी बता रहे हैं, बाबूलाल बेटा डी बता रहे हैं, कुसुमलता बेटा डी बता रहे हैं, नेहा प्रजापत, जीतू राजपूत जी, बाबूलाल गुजर, भरतलाल डामोर, सोनू कुमावत, डीके लोधी जी, पूजा, संजू चौधरी, बाबूलाल गुजर, मिस्टर राठौड़ ऑल बता रहे हैं। चलो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा सभी। राइजोबियम भी जैव उर्वरक है, बीजीए भी जैव उर्वरक है, पीएसबी भी जैव उर्वरक है, सभी क्या है? जैव उर्वरक है। नीरज मीणा बिल्कुल सही बेटा आपका। सांवरमल भाकर बिल्कुल सही बेटा आपका। मोनिका वर्मा डी बता रहे हैं, हिमेश जयपाल बेटा सही बता रहे हैं। तो यहाँ जो अपना अगला प्रश्न है वो है खलियों एवं हड्डियों की खाद किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इन्हें वर्ग दिए हुए हैं 2, स्थूल और सांद्रित। स्थूल और सांद्रित 2 वर्ग दिए हुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बताया भी था पहले। स्थूल किसे कहेंगे, सांद्रित किसे कहेंगे? मैंने कहा था स्थूल का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो और इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट क्या हो? कम हो। जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर कम हो। अब बता दें उदाहरण अपने खलियां और हड्डियां। मैं बता दूं बेटा, हड्डियों में फास्फोरस होता है। हड्डियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है। सभी बच्चे बता रहे हैं सी। पायल बेटा बी बता रहे हैं और यहां पायल ताराचंद चौधरी, पायल जाट का जवाब बेटा बी। पायल जाट, ताराचंद दोनों बता रहे हैं सांद्रित कार्बनिक खाद। तो बेटा जो खलियां और हड्डियां दोनों ही क्या है? सांद्रित कार्बनिक खाद है। बेटा बता दूं मैं कौन कौन सी है। सांद्रित खाद 2 प्रकार की होती है। पहली बात करें जंतु जनित और दूसरी कौन सी है? वनस्पति। तो वनस्पति जो होगी वो तो होगी बेटा खलियां। कौन सी होगी? खलियां। और जंतु जनित होगी वो होगी बेटा हड्डी का चूरा, हड्डी चूर्ण, अस्थि चूर्ण कह सकते हैं, मछली की खाद कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रक्त चूर्ण। हड्डियों का चूर्ण, मछली का चूर्ण या रक्त चूर्ण, ये तो कौन सा होगा? जंतु जनित सांद्रित। और जो वनस्पति जनित की बात होगी वो होगी क्या? खलियां। खलियां होती है बेटा 2 प्रकार की, खाद्य खलियां और अखाद्य। खाद्य खलियां कहेंगे
सॉरी, खाद्य खलियां कहेंगे जिसे मानव नहीं खाता और पशु भी नहीं खाते हो, और खाद्य खलियां कहते हैं जिसे मानव तो नहीं खाता लेकिन कौन खाते हैं, पशु खाते हो। खाद्य खलियां जिन्हें मानव या पशु नहीं खाते हो, खाद्य खलियां जिसे पशु खाते हो, मानव तो वैसे भी नहीं खाता। तो ये दोनों कौन सी हो गई, खलियां, इसे कहेंगे वनस्पति सांदित खाद। तो ये सब कौन सी हो गई, दोनों सांदित। तो यहाँ कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हाँ सर, मोनिका के भी नाम लिखो। मोनिका सर मैंने सही में, चलो बेटा यहाँ जो सही जवाब दिया था वो दिया था मोनिका, पायल और ताराचंद ने, तीनों बच्चों ने सही जवाब दिया था सांद्रित कार्बनिक खाद के लिए। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है, खाद शब्द, सीधा सा पूछ लिया, खाद शब्द कौन सी भाषा का है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बहुत इजी है। खाद शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, संजू बेटा ने जवाब दिया है 3, संस्कृत। तो बेटा खाद शब्द की हुई है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा का शब्द था खाद्य, और इस खाद्य का मतलब होता है भोजन, और यहां भोजन किसका होगा, मृदा का। संस्कृत भाषा का एक शब्द था खाद्य, जो आगे जाके क्या बना रहा है, खाद बना रहा है, और इसका मतलब होता है मृदा का भोजन, मृदा का भोजन। सांवरमल बाकर बिल्कुल बेटा सही है आपका, सांवरमल बाकर जी ने जवाब दिया है संस्कृत बिल्कुल सही बेटा, फूड सॉइल। सोइल फूड, मृदा का भोजन, भोजन की मृदा नहीं। भारत में प्रतिवर्ष कितना मिलियन टन गोबर प्राप्त होता है या उत्पादित होता है, क्या कह सकते हैं, उत्पादित। बेटा मैं आपको बता दूं, गोबर की खाद बनाने की 3 विधियां हैं। पहली है वर्तमान प्रचलित विधि, जो दोषपूर्ण है। जो वर्तमान प्रचलित विधि है वो है दोषपूर्ण, इसमें समस्या बहुत है। दूसरी जो विधि है वो है बेटा संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि, और तीसरी है ट्रेंच विधि। गोबर की खाद बनाने की 3 विधियां हैं। बता दें वर्तमान में, साफ नहीं दिख रहा बेटा, साफ कौन सा नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा सा जो अपना वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, विजुअलिटी। हाँ, बी और सी बेटा काफी क्लोज है, 73 है, 80 है, बता दे। तो यहां मैं बेटा आपको बता दूं लगभग कौन सा रहेगा, 280, लो है लगभग 297 मिलियन टन। भारत में जो प्रतिवर्ष गोबर की खाद उत्पादित होती है वो होगा 297 मिलियन टन के लगभग है बेटा, 300 मिलियन टन कह सकते हैं। हाँ बेटा, जिसको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले बेटा, जिन्होंने 240 कर रखी है वो 360 कर ले बेटा, 360 कर ले, वीडियो की क्वालिटी दिख जाएगा, थोड़ा सा होता है। अभी तो वैसे ही 12 बजे दोबारा नेट मिल जाएगा आपको। अगला जो अपना प्रश्न है वो देखें बेटा, वर्तमान में जैविक खेती विश्व के कितने देशों में की जा रही है। विश्व में काफी देश हैं, लगभग 300 के आसपास देश हैं। कितने देशों में जैविक खेती की जा रही है, क्या 139, 159, 179 और 205। विश्व के कितने देशों में, 139, 159, 179 या 205। पायल बेटा बता रहे हैं 3, मिस्टर राठौर 3 बता रहे हैं, आदित्य प्रताप जी नमस्ते बेटा, ताराचंद बेटा 1 बता रहे हैं। ताराचंद का जवाब 1 है बेटा। हिमेश जयपाल बेटा 3 बता रहे हैं, हिमेश बेटा बता रहे हैं 3। आदित्य प्रताप जी नमस्ते बेटा। तो यहां जो सही जवाब होगा वो होगा 179। वर्तमान में विश्व में लगभग 179, 179 देशों में
जैविक खेती की जा रही है बेटा। ताराचंद समझ जाता है गलत हो गया। चलो अगला जो अपना प्रश्न है वो है सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य, पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य है। जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है भारत में। कब उसको घोषित किया गया था बेटा, ये बताना है आपको। पूर्ण रूप से जैविक खेती का राज्य भारत में सिक्किम है, उसको कब घोषित किया गया था? यहां जो सही जवाब है वो है जनवरी 2016, जनवरी 2016। अब बेटा बात है राजस्थान की। राजस्थान में कौन से जिले को पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते लेकिन जैविक जिला घोषित किया गया है? राजस्थान के कौन से जिले को जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? पूर्ण रूप से जैविक खेती नहीं है राजस्थान में, लेकिन कौन सा जिला ऐसा है जिसे जैविक खेती वाला जिला कहा जाता है? यहां बिल्कुल सभी बच्चों का जवाब है जनवरी 2016, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ताराचंद ने जवाब दिया है डूंगरपुर। संजू बेटा डूंगरपुर बता रहे हैं, तो यहां कौन सा होगा? डूंगरपुर। कौन सा होगा? डूंगरपुर बिल्कुल सही है। कुसुमलता बिल्कुल सही बता रहे हैं। नीरज मीणा बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा डूंगरपुर। भरतलाल डामोर जी सही है बेटा आपका। हिमेश जयपाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। नीरज मीणा जी सही है। मीणा बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेहा प्रजापत का सही है। जीतू राजपूत जी का जवाब बिल्कुल सही है। आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला बेटा बहुत इजी प्रश्न है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। राष्ट्रीय सर जी एक शायरी हो जाए बेटा। शायरी भेज दो, मैं बोल सकता हूं पढ़ के, मुझे नहीं आती। आप भेज दो, मैं पढ़ दूंगा, मेरे को आती नहीं है बेटा। कौन सा है बेटा? राष्ट्रीय जैविक खेती, सॉरी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कौन सा है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कौन सा है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नीरज मीणा करे शायरी सुनाओ बेटा। शायरी मेरे को आती नहीं है, लिख के भेज दो, मैं पढ़ दूंगा, ये कर सकता हूं, या फिर मेरे को देखनी पड़ेगी मोबाइल में। आज का अपना जो लास्ट पर्सन है वो बेटा आपके सामने है। आज का लास्ट पर्सन अपने सामने है। ताराचंद भी कह रहे हैं हाँ सर सुनाओ। चलो बेटा मैं देख से कहीं से कबाड़ता हूं, आप पर्सन पढ़े जब तक। हाँ पायल पूछे बेटा सुपरवाइजर में करंट। बेटा राजस्थान का करंट है ये 2-4% तो आएंगे बेटा। 1-2% राजस्थान के करंट से, जैसे आपने दिया हुआ है खेल खिलाड़ी, इनसे समझ आएंगे। सर इंडिया में कितना क्षेत्र में जैविक खेती है? बेटा मैं बता दूं, भारत और इंडिया में, भारत और इंडिया एक ही बात है। राजस्थान की बात करें तो भी एक ही बात है। इंडिया में सिफारिश की गई थी कि कम से कम 10 से 15% क्षेत्रफल पर जैविक खेती की जानी चाहिए। 10 से 15% क्षेत्र पर जैविक खेती की जानी चाहिए। कुल जो कृषि क्षेत्र है उसका 10 से 15%। यहां देखें, भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाओं को अधिकृत एजेंसी बनाया था। कब बनाया था? एजेंसी बनाया था उन्होंने, सब बच्चों ने बता दिया, जुलाई 2005। यहां जो बेटा सही जवाब होगा, रुक जाए से बच्चे, यहां जो सही जवाब होगा वो होगा जुलाई 2001। भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैविक उत्पाद है उनको बेचने के लिए, उनको ठप्पा देने के लिए, प्रमाणीकरण देने के लिए 4 संस्थाएं नियुक्त की गई थी। देखिए बेटा कौन सा? कॉफी बोर्ड, दूसरा है चाय बोर्ड, पहला था कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तीसरा है अपेडा, APEDA। पहला था चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, अपेडा, और एक था स्पाइस बोर्ड, मसाला बोर्ड, स्पाइस बोर्ड।
भारत सरकार ने 2001 में जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण करने के लिए 4 संस्थाओं को नियुक्त किया गया था बेटा। कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, अपेडा और स्पाइस बोर्ड। मैं बता दूं बेटा आपको, अगर बात करते हैं अपेडा, तो अपेडा 1985 से, अपेडा 1985 में शुरुआत हुई थी अपेडा की। अगर यही नहीं, स्पाइस बोर्ड बेटा तपीची अजमेर की बात नहीं कर रहे। स्पाइस बोर्ड तपीची अजमेर में नहीं है बेटा। स्पाइस बोर्ड बेटा केरल में है, केरल 1987। वो बेटा एनआरसी ऑन सीड स्पाइसेस है, एनआरसी ऑन एसएसएस, ये है अजमेर में तबीची में। स्पाइस बोर्ड है केरल में 1987, देख लेना, लिख लेना बच्चे, 12 डिस्ट्रिक्ट में नहीं बेटा। दूसरा है अपेडा, अपेडा है नई दिल्ली में, अपेडा है नई दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1985 में। और ध्यान रखना बेटा, एक पूछ ले, अपेडा एक्ट, अपेडा एक्ट कब आया था? तो अपेडा एक्ट आया था 1986 में। अपेडा एक्ट आया था 1986 में, अपेडा आया था 1985 में, स्पाइस बोर्ड आया था केरल में 1987 में। और जो बेटा कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड ये आया था 1942, कॉफी बोर्ड 1942 में, कॉफी बोर्ड आया था 1942 में बेंगलोर। और चाय बोर्ड आया था कलकत्ता में 1954 में। कॉफी बोर्ड आया था 1942 में बेंगलोर कर्नाटका। हाँ भाई, बारे में ही होती है। चलो, सबके ज्यादा मसाले कहाँ। अब सही बच्चे एक बात देख लें, भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो जैविक खेती के प्रोडक्ट थे, उनको प्रमाणीकरण देने के लिए 4 संस्थाएं 2001 में नियुक्त की गई थी। पहला था इसमें कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, अपेडा और स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड है बेटा केरल में, 1987 में इसकी स्थापना हो गई थी। 87 में इसकी स्थापना हुई थी। मान्यता इसको, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ठप्पा देने की मान्यता मिली थी, कॉफी बोर्ड सही है बेटा, कॉफी बोर्ड बिल्कुल सही है, बेंगलोर कर्नाटका। कॉफी बोर्ड बेंगलोर कर्नाटका 1942। कॉफी बोर्ड बेंगलोर कर्नाटका 1942। चाय बोर्ड स्थापना हुई थी कलकत्ता में 54 में। अपेडा नई दिल्ली 1985। स्पाइस बोर्ड केरल में 1987 में। सांवरमल भाकर का बेटा 28% बिल्कुल सही, अच्छा बात है। चलो बेटा, टेक्निकल टीम ने वो सर जी मेरा 28। हाँ, अब मैं आपको कुछ कह देता हूँ, क्या नाम था उसका। हाँ, लोग मुझे पूछते हैं कि रात को सोता क्यों नहीं है, रोज लोग पूछते हैं रात को सोता क्यों नहीं है। मैंने कहा कि बेटा लोगों लोग पूछते हैं रात को सोता क्यों नहीं है। मैंने कहा मेरे सपने इतने बड़े हैं कि बंद आंखों से देख नहीं जाते, उसके लिए आंखें खुली रखनी पड़ती है। थ्योरी क्लास कब से आओ? पायल बेटा कब पढ़ना है आपको वो बता दें। सांवरमल बाकर जी का 28वां, सांवरमल बाकर जी, ये लो। अट्ठाईसवां क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा आपका। सांवरमल बाकर जी का 28वां क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एजुबिस बेटा जब भी इच्छा होगी जरूर पढ़ाएंगे आपको। क्या बात है सर, नोट कर दी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। 30 मिनट हो गए, कल फिर मिलेंगे। अपने इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। मजा सर जी, मजा नहीं आया। सुनो बेटा, मजा किसी का गुलाम नहीं है, आए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। ताराचंद, हर कदम पर हमारे साथ खड़े होने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके बेटा, वेलकम बेटा आपका। चलो ठीक है बेटा, सभी को गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।